अच्छा ठीक, अब हम इंटरप्रिटेशन पे रेशियोज कैलकुलेशन ए पार्ट में वो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट और दे देगा, जिसका गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करना। बी पार्ट में बाजू का रेशियोज कैलकुलेट करवा देता है, और सी पार्ट में आपने अपनी एनालिसिस देनी होती है। सो एनालिसिस पे हम ये बात कर चुके कि ज्यादा डर के करोगे, अगर घबरा के करोगे कि पता नहीं क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो मिस्टेक्स होंगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि जितनी इंटरप्रिटेशन वो मुझसे चाहता है इतनी तो हम कर लेंगे। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जितने इंटरप्रिटेशन के सवाल आप कर रहे हैं, एक नजर में उसके आंसर्स को पढ़ लें। आंसर में अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप डिस्कस करें कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, और उससे नहीं तो कुछ ना कुछ गेन करें। इंटरप्रिटेशन में इतना ही लिखना होता है, इससे बहुत आगे नहीं जाना होता। अच्छा, उसके अलावा इंटरप्रिटेशन में एक रोल प्ले करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हमारे सिलेबस में इसके ऊपर सीआरक्यू आने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे। पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी क्यों। हम जितनी भी अब तक स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई है। जबकि बिजनेस के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स का प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट कैश में है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉइज बिजनेस से क्या चाहते हैं? टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी, प्रमोशन से ग्रोथ, राइट, एंड जॉब सिक्योरिटी। अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन उसके पास इतना कैश नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर सके, तो क्या एम्प्लॉइज रिटेन होंगे? क्रेडिटर्स, बैंक्स, बॉन्ड होल्डर्स बिजनेस से क्या चाहते हैं? टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और जब रिडेम्पशन का टाइम आए तो बिजनेस शुड वेल बी इन पोजीशन कि वो उनको उनका प्रिंसिपल रिडीम कर दे। तो प्रॉफिटेबिलिटी से वो क्या करता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, सप्लायर को टाइमली पेमेंट चाहिए। तो ज्यादातर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट आपके कैश में। तो कैश तो हमें करंट एसेट्स में नजर आ जाएगा कि एक बिजनेस के पास कितना कैश है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम इस बात में इंटरेस्टेड होंगे, ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये कैश आया कहां से या गया तो कहां। 3 एक्टिविटीज से कैश फ्लो अगर करता है। पहली एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर बिजनेस की सेल्स ज्यादा है और बिजनेस ने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, सप्लायर को पेमेंट्स की, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं यूजुअल या रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस। तो कस्टमर से पैसा मिलना, सप्लायर को पैसे देना, यूटिलिटीज पे करना, रेंट्स पे करना, जो किसी बिजनेस के लिए सरप्राइजिंग नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, वन ऑफ नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कोई बिजनेस अपने ऑपरेशंस से पैसा जनरेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव। लेकिन अगर एक बिजनेस ऑपरेशंस खसारे में है, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 से आजाद हुए हैं, 47 से, तो 48 से लेकर जो हमने बजट्स बनाए हैं 2025 तक, वो सारे बजट्स डेफिसिट वाले बजट्स हैं, मासिक एक। यानी हर साल
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्ट करती है वो कम होता है और जो पेमेंट्स करती है वो ज्यादा होती है। तो चल कैसे रहे? जब भी डेफिसिट होता है तो फिर या तो आपको अपने इदारे बेचने पड़ते हैं, वहां से पैसा आता है, या फिर लोन्स लेने पड़ते हैं। वी हैव बीन टेकिंग लोन, IMF से भी लिया, वर्ल्ड बैंक से भी लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया, एशियन बैंक से भी लिया, चाइना से भी लिया, किसी को नहीं छोड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए होता है उसके ऑपरेशंस हेल्दी होने चाहिए। दूसरा सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है हम पहले से एक इन्वेस्टर, कंपनी एज एन इन्वेस्टर अगर कहीं पैसे लगाए या उसके लगे हुए पैसे वापस ले या उन पे रिटर्न कमाए जाए। कंपनी अपना पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करती है, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई लाइसेंस खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, तो हमारी बैलेंस शीट में वो चीज कहां दिखेगी? एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और अगर वही इंटेंजिबल एसेट, वही बॉन्ड्स, वही शेयर्स, वही प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर दें तो एसेट से कम हो जाएगा। और उन बॉन्ड्स में अगर इंटरेस्ट आ जाए, उन शेयर्स पे अगर डिविडेंड आ जाए तो वो हमारे लिए इनकम बनती है, जिसका एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा तो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्ट कहां होगा? एसेट्स में। और अगर उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो वो रेंटल इनकम हमारे प्रॉफिट लॉस में दिखेगी। बेयर इन माइंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम एक्ट करेंगे एज एन इन्वेस्टर। तो कोई नॉन करंट एसेट्स खरीदना, उनको बेचना या उन पर रिटर्न जनरेट करना। तीसरा सोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम एक्ट कर रहे होंगे एज एन, तो कोई दूसरा इन्वेस्टर हमारी कंपनी को पैसे दे, ऑर्डिनरी शेयर्स के बदले में, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में, बॉन्ड्स के बदले में, अगर वो हमें पैसे दे रहा है तो किसी और के पैसे मेरा एसेट नहीं होता, हमारी इक्विटी और लायबिलिटी होती है। और जब हम अपने इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस करते हैं, बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो वो भी लायबिलिटी में मूवमेंट होती है। और उनको उस पे कोई रिटर्न प्रोवाइड करें, प्रेफरेंस डिविडेंड दें, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स दें, इंटरेस्ट पे करें, ये सब आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हमें पता चलेगा मूवमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, और ये हमें पता चलेगा फाइनेंसिंग का पार्ट, मूवमेंट इन इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। इंटरप्रिटेशन है बाय द एंड हम ये बताएंगे कि ओवरऑल अगर बिजनेस का कैश हेल्दी है, इस साल बिजनेस को मजीद $6 मिलियन का इनफ्लो हुआ है, लेकिन इंटरप्रेट करने वाला सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि नेट इनफ्लो है या आउटफ्लो है, वो इस बात में इंटरेस्टेड होगा कि पैसा आया कहां से। अगर कि ये पैसा आपने अपने ऑपरेशन से जनरेट किया है तो आपके लिए तालियां बजेंगी, बराबर बजेंगी। लेकिन अगर ये पैसा आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, दैट मींस कि आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई फाइनेंशियल एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई इंटेंजिबल एसेट्स सेल किए, अगर ऐसे पैसा कमाओगे तो नीचे। और अगर ये पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है, नए बॉन्ड इशू किए हैं,
प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, नए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं और वहां से ये पैसा आया है, तो भी कोई खास मजे की बात नहीं है, क्योंकि हर साल तो ये काम नहीं कर सकते ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा जनरेट करना। और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो गया है, तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हमें इंटरप्रिटेशन नहीं, कंपनी की कभी कभी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करनी होती है। अब तक हम ज्यादातर रेशियोज को सॉल्व कर चुके, वो जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, आरओसीई, इंटरेस्ट कवर, इसी के घेरे में घूमे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ बहुत ही जरूरी होता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करना। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, कि क्या कंपनी अपनी करंट ऑब्लिगेशंस पे कर सकती है या नहीं कर सकती। बिकॉज एक बिजनेस अगर बुक्स में बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा, अपने बॉन्ड होल्डर्स की डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रहा, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहा, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी बिजनेस लॉसेस की वजह से नहीं डूबता है, बिजनेस डूबता है नॉन पेमेंट की वजह से। अगर हम किसी भी ऑब्लिगेशन को टाइम पे सेटल नहीं करेंगे तो एक लेबल दुनिया लगाती है जिसको कहा जाता है डिफॉल्टर। कोई भी बंदा डिफॉल्टर कैसे होता है? जो वो पैसे नहीं देता। कुछ लोग होते हैं इसके पैसे उसको, इसके पैसे उसको, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर कर रहे होते हैं, बस घुमा रहे हैं, रोलिंग चल रही होती है। तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, किसी और से कर्जा लेकर किसी और को दे देगा। तो सऊदी से लेकर चाइना को दे देंगे, चाइना से लेकर आईएमएफ को दे देंगे, चल रहा है। जब तक चल रहा है। लेकिन श्रीलंका इस टोपी को ज्यादा गिराना सर, $52 बिलियन पे डिफॉल्ट मार गया श्रीलंका। नहीं तो पैसे खत्म हो गए, डॉलर्स ही नहीं है, जबकि हम मैनेज कर रहे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं हमारे साथ। तो कोई भी कंपनी अगर अपने ऑपरेशन से पैसा जनरेट करती है, हुकूमत पाकिस्तान अनाउंस करती है कि हमारे दौरे हुकूमत में फॉरेन रिजर्व्स $18 बिलियन पे पहुंच गए। तो क्वेश्चन उठेगा कि ये बिलियंस डॉलर्स आए कहां से? अगर के आपके कंट्री से एक्सपोर्ट्स हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आईएमएफ ने $1.2 बिलियन का लोन दिया, वो आपने उठा के स्टेट बैंक के रिजर्व में डाल दिया, पीआईए को बेचा, वो पैसे डाल दिए, पीटीसीए को बेचा, उसके पैसे डाल दिए, स्टील मिल को बेचा, उसके पैसे डाल दिए। अगर बर्तन बेच के घर चलाओगे तो घर तो नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? घर खुद खाली हो जाएगा। अगर हम प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपने इदारे सेल किए जाए, तो पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैसा कोई खास अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा तो तब माना जाएगा जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो या इंपोर्ट्स डिक्रीज हो। अभी हमारे पास अक्टूबर के महीने की रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एक महीने में $12 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं। कमा रहे हैं बाहर, उनके घर वाले यहां पे हैं। तो अगर पाकिस्तान को अपनी आवाम ही सपोर्ट कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। या अगर पाकिस्तान में इतनी फैक्ट्रीज लग जाती हैं, इतने प्लांट्स लग जाते हैं कि हम यहां से एक्सपोर्ट्स करने लग जाए अपनी चीजें, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल कंपनी ने ऑपरेशंस में कैसा परफॉर्म किया, इन्वेस्टिंग में कैसा परफॉर्म किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, इसको बोलिए। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास तो आने वाला है नहीं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हमारे पास प्रैक्टिस करने के लायक F7 लेवल का कोई सवाल नहीं होगा, पास्ट में थे लेकिन वो आउटडेटेड है। तो मैंने आईकैप का एक सवाल किया है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। लेवल इसका हाई होगा,
घबराना नहीं है कि ऐसा आएगा क्या, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल इसका 30% तक आ जाए तो भी बड़ी बात। क्वेश्चन देखो, सीआरक्यू नहीं आता है, एमटीक्यू आता है। एमटीक्यू होता है, लेकिन एमटीक्यू में भी सारी कैलकुलेशंस नहीं करवाता सर, वो कुछ कैलकुलेशन करवा के फिर थ्योरी पूछते हैं। हाँ चलिए, लेकिन वो कैश फ्लो आपसे पूरा बनवाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश स्टेटमेंट बना। तो यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द नॉन करंट एसेट्स पार्ट। तो आपने देखा कि पीपीई में इजाफा हुआ है तो नीचे बना दिया ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिस्पोजल्स, सीडी बैलेंस और डिफरेंस निकाला कि हमने इस साल कितनी प्रॉपर्टीज बेची, कितनी खरीदी, इतना सा पार्ट पूछ रहे। नए शेयर कितने इशू किए, राइट इशू के थ्रू, बोनस इशू के थ्रू, लोन्स कितने रेज किए हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 4 मार्क्स का दे दिया, 5 मार्क्स का दे दिया, चलो पूरा सब पीस दे देगा, पूरा सवाल दे देगा। क्वेश्चन, Papaya Limited. Following is the draft statement of financial position of Papaya Limited as on 30th June 2018. Property, plant and equipment 17 comparative given है और 18 का इस साल का given है। Deferred tax 17 में नहीं था, 18 में है, तो deferred tax एसेट है। इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। शेयर कैपिटल के साइड पे 6 मिलियन का शेयर कैपिटल था, अभी 9 मिलियन पे आ गया है। रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस में इजाफा है, लोन्स एंड बोरोइंग्स में कमी है, लीज लायबिलिटीज में इजाफा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था जो कि अब एसेट बन गया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंटिंग बड़े हैं, मोस्ट प्रोबेबली अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से, ट्रेड पेएबल्स, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल। Note number 1, depreciation expense for the year was 2,450,000. In fact, 2,450 million. This is depreciation expense, and this is definitely non-cash. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करते वक्त हम हमेशा क्या करेंगे, जितनी भी नॉन कैश और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस आपके प्रॉफिट लॉस में मौजूद है, उनको आपने रिवर्स कर दिया। कौन कौन सी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है, कैश तो मिला है लेकिन उसको यहां से डिलीट कर देंगे, क्योंकि रेंट मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर कहीं से डिविडेंड्स मिले हैं, इंटरेस्ट मिला है, तो रिसीव तो हुआ है, नॉन कैश नहीं है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिवर्स करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। 2, interest expense for the year was 1,200 million, which included 20 million on unwinding of discount related to provision for dismantling. We can see हमारे liabilities में 190 million की dismantling का provision था, जो कि बढ़ के 210 में हो गया। तो 20 मिलियन से आपने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज तो की, लेकिन पैसे किसको दे देंगे? पैसे तो नहीं दे देंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट रखने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो ये 20 मिलियन की पेमेंट तो होनी ही नहीं है। दिस इज टोटली नॉन कैश। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 4,500 मिलियन। प्रॉफिट लॉस में हम जो टैक्स एक्सपेंस शो करते हैं उसमें 3 आइटम्स आते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का, अंडर या ओवर प्रोविजन लास्ट ईयर का, एंड डेफर्ड टैक्स।
तीनों मिला के इसने बता दिए फिगर 4500 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर द बोर्ड डिक्लेयर्ड an interim cash dividend of 600 million, an interim bonus in proportion of 1 share for every 3 shares held, and subsequently the right issue was also made. हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स पहले 6000 मिलियन थे जो कि अब कितने हो गए हैं 9000 मिलियन। ये इजाफा कैसे हुआ है? इसमें एक बोनस इशू किया गया है जिससे कोई भी पैसे नहीं मिले होंगे और बाकी हमने राइट इशू किया है जिसके हमें पैसे मिले होंगे। ड्यूरिंग द ईयर Papaya Limited recognized revaluation surplus of 1600 million related to its तो excess depreciation का इफेक्ट होगा क्यों? ओके, क्या 1600 मिलियन का प्रॉफिट फॉर द ईयर में कोई इफेक्ट आया होगा? बल्कि OCI एंड रेगुलेशन सरप्लस। तो आपके पीपीई इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन पैसों की कोई लेन देन नहीं हुई। आपके पीपीई में एक अदद इजाफा अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से। नेक्स्ट, a plant having original cost of 2000 million and a carrying value of 1200 million was completely destroyed by the fire. The insurance claim amounting to 800 million was received. अच्छा, हमने क्या देखा है होगा इसको प्रॉफिट लॉस में जो लॉस हुआ है फाइल लगी है एज एन एक्सपेंस। तो एक एसेट जिसकी कैरी वैल्यू 1200 मिलियन थी उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 0। तो 1200 के 1200 हमने शो कर दिए होंगे एज एन इम्पेयरमेंट लॉस और इसको हमने पीपी में रिसीविंग खत्म कर दिया। उसके बाद आपको 800 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इसको ऑफसेट कभी भी नहीं किया जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस 1200 का होगा अलग और 800 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा अलग। डोंट कंफ्यूज, इनको कैंसिल आउट करके 400 मिलियन का लॉस नहीं दिखाना। इंपेयरमेंट लॉस अलग जाएगा और इंश्योरेंस क्लेम एज एन इनकम अलग जाएगा, ऑफसेट नहीं। ये मैं आईएएस 36 में भी देखा ऑन 1 जुलाई 2017, आज से 12 महीने पुरानी बात है। मशीनरी having a fair value of 245 million were acquired on a non-cancelable lease of 5 years. Rentals of 62 million are to be paid annually in advance. Papaya Limited's incremental borrowing rate is 12.08%. तो हम इसको अब जो अपडेटेड होगा उसके हिसाब से राइट ऑफ यूज एसेट शो करेंगे और लीज लायबिलिटी में क्रेडिट करेंगे। अभी मेरे कहने का मकसद क्या होगा कि आपके पास लीज लायबिलिटी पहले 800 मिलियन की थी, अब 950 मिलियन की है। तो 800 मिलियन में जो न्यू लीज आपने ली है वो ऐड करेंगे और माइनस करेंगे वो सीआरपी जो आपने पे कर दी। हमें कैलकुलेट करना है कि हमने लीज लायबिलिटी में पेमेंट कितनी की है। सही? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 700 मिलियन पेएबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी। यानी ये परचेसेस का नहीं है, ये मशीनरी पेमेंट है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस यूजिंग द इनडायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? with the help of retail साल के बिगिनिंग में कितनी रिटेन अर्निंग्स थी? एक बार बोलेंगे वापस।
2,500। इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो फिलहाल नहीं पता, माइनस करेंगे डिविडेंड्स। कितने दिए? 600 मिलियन। और क्या होगा? क्या ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई सीन होगा? कैसे? तो लैंड है ना, नहीं है ना, अपवर्ड रेगुलेशन हुई है बेशक, note number 6. Each year, incremental depreciation is transferred from revaluation surplus to return. चलिए ठीक है, तो ओपनिंग revaluation surplus कितना था? 2500। revaluation surplus ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2500। उसके अलावा इस साल हुई रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड कितनी? नोट नंबर कौन सा था? 1600। ये प्लस कर दिया, सरप्लस ऑफ 1600 मिलियन रिलेटेड टू लैंड 1600 है। ओके, माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिटेनर, एक्सेस डेप्रिसिएशन पता नहीं कितनी है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 36। डिफरेंस निकालना 25 होनी, ठीक है, हमने बैलेंसिंग फिगर लिया। यहां आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर होने वाली डेप्रिसिएशन। उधर से माइनस हो गई 470 का डिफरेंस है। ठीक है, ये आगे ट्रांसफर हो गया। उसके अलावा रिवैल्यूएशन शेयर प्रीमियम नहीं है, तो बोनस इशू कहां से हुआ? कितना हुआ बोनस इशू? 143। ओपनिंग शेयर से 6000, अगर 143 बोनस इशू करते हैं तो ये ऐड रहेंगे 2000, जो कि रिटेन अर्निंग से डेबिट हो गए, शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गए। कैसे 2000 कैसे आए? ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था? 6000, और आपने 1 हर 3 के बदले में 1 बोनस इशू किया तो 2000। और भी मूवमेंट है? ओके,
क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 29,045। मिसिंग फिगर अगर कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? राइट इशू कैपिटल में जाएगा। राइट इशू तो पैसे देते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो मिसिंग फिगर कितनी आ रही है? 8,500. What is this 8,580? This is profit after tax. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं पहला रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये जो 2000 आपने लिखे हैं शेयर, ये तो शेयर है जैसे इशू किए थे, उसकी पार वैल्यू क्या है वो लिखेंगे ना उसके साथ। हमने नंबर ऑफ शेयर्स क्या कैलकुलेट किए? हमने तो 6000 मिलियन पे लगा दिया ना 143। शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट है ना। हाँ चले, अगर मैं मानता हूं कि एक शेयर की पार वैल्यू 10 है तो मैं 6000 को डिवाइड करता 10 से, 600 नंबर ऑफ शेयर्स उसमें 143 करता, 200 आ जाते, फिर उसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर देता। मुझे खुद भी नहीं पूछता आगे डिफरेंस को वही समझ में आ गया। अच्छा स्टार्ट हमने कहां से करना है? फिर इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने जो अभी कैलकुलेट किया है 8580, ये रिटेल अर्निंग्स में गया है, दैट मींस दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नोट में बताया गया था कि इस साल का टैक्स एक्सपेंस 4500 कितना बना? 1380। सही। अब इसमें हम तमाम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को रिवर्स करेंगे। अगर डिडक्टेड है तो ऐड करेंगे और अगर एडेड है तो लेस करेंगे। कन्फ्यूजन आती है इंटरेस्ट पेमेंट। पहला सिलसिला ये होता है कि एक होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड और दूसरा होता है इंटरेस्ट पेड। हम एड बैक कर देते हैं इंटरेस्ट। मिसाल अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिसका कूपन इंटरेस्ट अलग है और इफेक्टिव इंटरेस्ट अलग है, प्रॉफिट लॉस में कौन सा जाएगा? इफेक्टिव। कूपन तो पे होता है। लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है। इसको हम अभी तो ऐड बैक कर देते हैं। मसला आता है कि इसको माइनस कहां से करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से? अगर हम डेफिनेशंस की हद तक कहें, इन्वेस्टर्स से पैसा लेना, उनको उनका पैसा वापस करना और उनको उनके पैसों का रिटर्न पे करना, ये तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। लेकिन इंटरेस्ट पे करना इज नॉट समथिंग अनयूजुअल। एक बिजनेस जिसके ऊपर लायबिलिटीज हैं तो
क्या इंटरेस्ट वो कभी कभार पे करता होगा? नहीं, इंटरेस्ट तो वो हर साल पे करता होगा। लिहाजा इंटरेस्ट एक रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से एज एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस दुनिया में मौजूद जितनी भी कंपनीज हैं वो सब की सब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अगर हम डेफिनेशन की पार्ट में जाएं तो ये फाइनेंसिंग से माइनस होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ये ऑपरेटिंग से करता है और उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। इस साल फाइनेंस कॉस्ट कितनी है टोटल मिला के, जिसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी शामिल है? 1200। नोट नंबर 2 1200 ये ऐड करते हैं। नोट नंबर 2 में this is not the interest that has been paid, this is charged। इसके अलावा कौन कौन से आइटम्स नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है? अगला आइटम पहले नॉन में मौजूद है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितना है? 2450। इसको भी ऐड कर दिए। इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, कैश डिविडेंड का प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, बोनस का प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, और राइट इशू का भी प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। रेगुलेशन सरप्लस 1600 मिलियन का भी प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर होना भी प्रॉफिट लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। नोट नंबर 7, एक प्लांट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2000 मिलियन थी, कैरिंग वैल्यू 1200 मिलियन थी, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस साल में प्रॉफिट लॉस में इंपेयरमेंट लॉस दिखाया होगा। दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट। कितने से हुआ? क्योंकि नॉन कैश है, एड बैक। उसके अलावा यस, हमें इंश्योरेंस से कुछ पैसे रिकवर हुए थे। नॉन कैश नहीं है, मिला क्यों है? एक प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ था, और प्लांट डिस्ट्रॉय होना इज नॉट समथिंग यूजुअल, और इंश्योरेंस से पैसे मिलना इज नॉट समथिंग यूजुअल। और ये क्योंकि एक प्लांट डिस्ट्रॉय होने की मद में मिला है, तो ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना अमाउंट है? अच्छा, उसके अलावा हमने लीज पे कुछ एसेट्स लिए हैं, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो गई होगी प्रॉफिट लॉस में, वो तो टोटल 1200 मिलियन उसमें शामिल होगी। और ट्रेड एंड अदर पेबल्स में 700 मौजूद है मशीनरी के, उसका भी प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसकी लॉजिक क्या होती है? हम प्रॉफिट जो कि अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेटेड है उसको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका इस साल का प्रॉफिट 8580 मिलियन है, डज इट मीन कि इस साल आपको 8580 मिलियन मिले होंगे पैसे? क्यों नहीं? क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैलकुलेटेड प्रॉफिट है।
यानी इसमें वो इनकम भी शामिल है जो क्रेडिट पे सेल्स की गई है, ऐसा नहीं मिले। इसमें उन परचेसेस को भी एक्सपेंस माना गया है जिनकी पेमेंट नहीं की गई। इसमें उस इन्वेंट्री को एक्सपेंस माना गया है जो लास्ट ईयर खरीदी गई थी, और उस इन्वेंट्री को एक्सपेंस से हटा दिया गया है जो इस साल खरीदी गई है। जो लास्ट ईयर खरीदी थी उसकी पेमेंट तो पिछले साल ने की होगी, तो हमने एक्सपेंस के साथ क्यों माना? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा कि जिस साल में बिके उस साल में दिखाना। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने इस साल एक्सपेंस से क्यों हटाया? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा कि जिस साल बिके उस साल दिखाना। अभी मैंने इसको यहां से माइनस कर दिया, पैसे तो मैंने दिए ना। सो लेट्स सी रिसीवेबल्स पे क्या इम्पैक्ट है। रिसीवेबल्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आए, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? सो रिसीवेबल्स पहले थे 4780, अब है 5330। increase in trade receivables, receivables increase होने का मकसद होता है कि इस साल सेल्स ज्यादा है, कलेक्शन कम है। रिसीवेबल इंक्रीज होने का मकसद होता है कि इस साल सेल्स ज्यादा है और कलेक्शन, क्योंकि अगर कलेक्शन सेल से ज्यादा होती तो रिसीवेबल्स कितना डिफरेंस है? 550। मैं इसको माइनस इन्वेंट्री का कैसे है? इंक्रीज डिक्रीज? कौन गलत बता रहा है? 550। अच्छा, और इन्वेंट्री कितने से बढ़ी? 600 पूरा। इसको माइनस करने की वजह क्योंकि पेमेंट इस साल की एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर देगा। हमें अभी इस बात से सरोकार नहीं है कि एक्सपेंस कौन देगा। हमारा अभी कंसर्न ये है कि पैसे किसने दिए। तो जो स्टॉक आपके पास 4500 का पड़ा था उसकी पेमेंट किसने की थी? लास्ट ईयर। लेकिन खर्चा किसने दिखाया? हमने। और जो अभी 5100 की इन्वेंट्री पड़ी है उसकी पेमेंट किसने की है? हमने। और खर्चा कौन दिखाएगा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन हम खर्चे से नहीं बंधे हुए हैं, हम आउटफ्लो से बंधे हैं, तो हमने इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इजाफा है कमी? मजा है, इजाफा है। ट्रेड पेएबल्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज माइनस करने की वजह देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेजेस एंड पेमेंट्स। हमने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग स्टॉक उठाया और उसमें परचेजेस ऐड किया। क्या सारी परचेजेस कैश पे हैं? इसमें बहुत सारी परचेजेस ऐसी भी हो सकती हैं जो क्रेडिट पे हैं, जिसकी पेमेंट नहीं हुई। लेकिन इसने एक चीज आगे बताई थी कि इन पेएबल्स में, जो बिल्कुल लास्ट नोट में था, नोट नंबर 9 में, कि इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में 700 मिलियन का पेएबल मशीनरी का है। यानी मशीनरी खरीदी गई है लेकिन पैसे नहीं दिए गए। मशीन का खरीदना प्रॉफिट लॉस में लिखा है, तो उसको हटा देंगे। आपके पास पेएबल्स की क्लोजिंग बैलेंस फिगर कितनी है? 7050। इसमें से 700 को हटा दें, बाकी कितना बच जाएगा? 350। और ओपनिंग पेएबल कितने थे? 65। तो पेएबल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। पेएबल अगर इंक्रीज होगा तो इसका मकसद परचेजेस ज्यादा है,
पेमेंट्स कम है, लेकिन अगर पेबल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मकसद पेमेंट्स परचेज से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा? अब हम कैलकुलेट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम इन सबका टोटल चेक करेंगे। हाउ मच इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस? वो है 15,780 700। अब हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स। हमें कैसे पता चलेगा कि इस साल हमने कितना इंटरेस्ट या कितना टैक्स पे किया है? कैश फ्लो को बैलेंस करने के लिए आपने बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना होगा। आप देखें इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट है, इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट है, यस राइट। तो हम इसका तीन अकाउंट बना लेते हैं बैलेंस करने के लिए। नेचर लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड पे 370, इसमें इस साल कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें कितना क्रेडिट हुआ होगा? नोट नंबर 2 में हमने देखा था कि इस साल का इंटरेस्ट था 1200, राइट, जिसमें से 20 का इंटरेस्ट कौन सा है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। वो 20 डेबिट हुआ था फाइनेंस कॉस्ट में और क्रेडिट हुआ था प्रोविजन में, तो उसको हटा देते हैं। कितना होगा? 11 समझ गए? वो भी अलग कर सकते हो या ये आपकी चॉइस है। जब हम लीज लायबिलिटी पे करते हैं तो उसमें दरअसल दो पेमेंट्स होती हैं, एक होती है इंस्टॉलमेंट, एक होती है सीआरपी। इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड होता है इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट को अलग दिखाएं और सीआरपी को अलग दिखाएं तो भी आपकी मर्जी है, या अगर आप पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट को ही एक साथ दिखा दें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो भी आपकी मर्जी है। ये हो गई जनरल बात। अब हम इस केस स्पेसिफिक बात करते हैं। ये जो आपने लीज उठाई है इस साल, वो एडवांस पे है कि एरियर्स पे है? इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? एडवांस पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं, यानी इंटरेस्ट तक अक्रू हुआ होगा लेकिन पे नहीं हुआ, क्योंकि ओपनिंग में क्या होगा? अच्छा, अब दूसरा मसला है, जो अभी मैंने 245 मिलियन की लीज उठाई है उस पे तो इंटरेस्ट पता है 12.08 है, लेकिन आपके पास जो पहले से ही 800 मिलियन की लीजेस हैं उसमें इंटरेस्ट कितना है? तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देंगे, बिकॉज़ डेटा इज नॉट अलाउड अस टू कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ लीज है। सीडी बैलेंस कितना? 2
कितना बना इंटरेस्ट पे इन दोनों का सम 14 नहीं 15 इंटरेस्ट पेड आ गया बस दूसरा कैलकुलेट करते हैं इस साल प्रॉफिट और लॉस में जो टैक्स एक्सपेंस दिखाया गया है वो 4500 है। क्या आपको पता है कि इसमें प्रोविजन कितना है, डेफर्ड टैक्स कितना है? तो हम टैक्स के सारे अकाउंट्स को मिला देंगे। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है और डेफर्ड टैक्स है तो उस सारे अकाउंट्स को हम मिला के बनाएंगे। अगर अलग अलग पता होता तो हम अलग अलग बना सकते। अभी आप लायबिलिटीज में देखें, एक है डेफर्ड टैक्स और दूसरा है इनकम टैक्स पेएबल। मैं दोनों का टी अकाउंट अलग अलग नहीं बना सकता। वजह क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस 4500 में टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर का कितना है और डेफर्ड टैक्स कितना है। तो हम दोनों लायबिलिटीज साथ दिखा देंगे। एक है टैक्स पेएबल और दूसरा है डेफर्ड टैक्स। टैक्स पेएबल कितना था? 1000 का। और डीटीएल 1300। मैंने रखा प्रॉफिट लॉस में इस साल चार्ज होने वाला टैक्स एक्सपेंस 4500। अब हम सीधी बैलेंस शीट रिप्लेस करते हैं। इनकम टैक्स पेएबल क्या अभी भी लायबिलिटी है? कितनी? 30। क्या डेफर्ड टैक्स अभी भी लायबिलिटी है? बल्कि एसेट बन गया। एसेट का सीधी बैलेंस कहां आता है? तो टैक्स में ऐसा मुमकिन है कि स्टार्ट लायबिलिटी से हुआ हो, खत्म भी लायबिलिटी पे हुआ हो, स्टार्ट लायबिलिटी से हुआ हो, खत्म एसेट हो, स्टार्ट एसेट हो, खत्म लायबिलिटी, वैसा भी हो सकता है। तो डेफर्ड टैक्स के केस में साल शुरू हुआ था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से और खत्म हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट। क्रेडिट को टोटल करेंगे 7000 नहीं इक्वल तो नहीं आ रहा 7000 050 ये और डिफरेंस निकालते हैं, ये बन जाएगा कैश और टैक्स पेड कितना है? 832 इंटरेस्ट पेड आ गया 1280 और टैक्स पेड आ गया 3000
1000। जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस से टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड माइनस करते हैं, अगर आपको कोई रेवेन्यू ग्रांट मिलता तो उसको भी आप यहीं प्लस करते हो, लेकिन इस पूरे सवाल में रेवेन्यू ग्रांट का कोई जिक्र है नहीं। ये बन जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आ रहा है आंसर? कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग से नहीं, इंटरेस्ट भी है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको लॉजिकली बताया कि सिलसिला क्या होता है कि फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट पेड को उसूलन जाना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन क्योंकि एक प्रैक्टिस है तो उस प्रैक्टिस के हिसाब से हम फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट पेड को यहीं से लेंगे। लीज लायबिलिटी में हम एक पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, जैसे इस सवाल में देखें, पहले हमने रखा लीज लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। इस साल लीज लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 800। फिर हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद हम माइनस करते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ना रखा तो पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 800 मिलियन जो हमने लिए हैं लीज से कितने परसेंटेज पे लिए, डू यू नो? अगर पता होता तो पहले इसका वो परसेंटेज लगाते, मिसाल 12%। फिर सीडी बैलेंस चेक करते, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में सीडी बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वो सीआरपी होती है। सही गलत? ओपनिंग लायबिलिटी लीज लायबिलिटी और क्लोजिंग लीज लायबिलिटी में जो डिफरेंस होता है वो प्रिंसिपल का ही होता है ना, इंस्टॉलमेंट से लायबिलिटी कम नहीं होती। लेकिन इस सवाल में मेरे पास इतना स्पेस नहीं मौजूद कि मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकूं, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ओपनिंग आ गया, उसके बाद मैंने प्लस कर दिया न्यू लीजेस। न्यू लीजेस कितनी की है? 245 मिलियन की। ऑल्टरनेटिवली अगर आप मेहनत करना चाहिए आप कैलकुलेट कर लें, मुझे आप 12.08% का 4 साल का एनईडी फैक्टर बताएं। 12.08% का 4 साल का एनईडी फैक्टर बताएं। 12.08 4 साल का एनईडी फैक्टर। प्लस करते 1, इसको मल्टीप्लाई करते 62,000 से। क्या आंसर है? 240, 250, 2 लाख 50। अब उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी राउंड ऑफ करके बता दिया 245। एडवांस में तो हमने प्लस 1 किया ना, 4 साल की एनडी निकाली, प्लस किया 1 और 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यू लीजेस हमने लिए हैं 245 में, ठीक।
इन दोनों को मिला के हमारी टोटल लीज लायबिलिटी बननी चाहिए। इसमें से माइनस करेंगे हम लीज पेमेंट, तो बन जाएगा लायबिलिटीज का सीडी बैलेंस। लायबिलिटीज का सीडी बैलेंस गिवन है 950। तो बताओ लीज पेमेंट कितनी हुई है? इन दोनों को प्लस करें तो ये बनेगा 1045। 1045 की जगह पे आपकी लायबिलिटी सिर्फ 950 है, 95। दैट मींस कि हमने 95 पे करना है। Is this inclusive of interest? No. क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस को कभी भी खत्म नहीं करता। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो अलग हो जाता है ना, तो वो इंटरेस्ट तो गया ऑलरेडी इसके अंदर। इस 1180 में शामिल है वो इंटरेस्ट, और 1180 की बैलेंसिंग पीरियड से 1280 के इंटरेस्ट में वो पे भी हो। तो ये सीआरबी प्रिंसिपल रीजन। नेक्स्ट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब हम रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? कोई भी नॉन करेंट एसेट्स, हाँ वो फाइनेंशियल एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, बायोलॉजिकल एसेट्स हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, एसोसिएट्स हो, सब्सिडीज हो, उनका खरीदना, उनका बेचना या उन पर से रिटर्न। अभी इस सवाल में कोई इंटेंजिबल एसेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई फाइनेंशियल एसेट्स, सिर्फ एक ही चीज है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम उसका टी अकाउंट बना देते हैं। नेचर एसेट है, पीपीई का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 40,000। ये कॉस्ट अकाउंट है कि नेट बुक वैल्यू अकाउंट है? क्योंकि बैलेंस शीट में है तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट है। अब आपको इसमें क्या क्या मूवमेंट्स पता है? नंबर 1, वी नो कि हमने इसको इस साल पहला अमाउंट डेप्रिशिएट किया है कितने से? 2400। What else do you know? हमने रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड की है कितने से? 1600। वो मैं प्लस कर दिया क्योंकि पीपी बड़ा तो है लेकिन पैसे नहीं गए। और क्या पता है? जो एसेट वैल्यू जो जली थी, प्लांट जल गया ना, इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट। सही है, जगह कौन सी जली है? अच्छा, उस प्लांट की कॉस्ट 2000 थी, नेट बुक वैल्यू 1200 थी। यहाँ से क्या निकला? कि 2000 थी। अगर कॉस्ट अकाउंट होता तो 2000 बनता। ये तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट है। उसके अलावा आपने कुछ मजीद एसेट्स लीज पे लिए। अगर सवाल अपडेटेड होता तो उसका अकाउंट अलग बनता, राइट ऑफ यूज प्लांट के नाम से, लेकिन इसमें इसी के अंदर शामिल है। मैं लिख देता हूं राइट ऑफ यूज प्लांट। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एसेट्स बने हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट होगी किस लो में?
245 न्यू लीजेस। लीज लायबिलिटी में क्रेडिट किया था, पीपी में डेबिट किया। जो उससे पुरानी वाली लीजेस है 800 तो ऑलरेडी शामिल हो गई। ठीक है, और क्या पता है इसमें? मशीन का क्या हुआ? खरीद। तो हमने रख दिया अदर पेबल्स। मशीन खरीदी है ध्यान से, क्रेडिट पे, तो पीपीई डेबिट होगा, अदर पेबल क्रेडिट होगा। पीपीई डेबिट होगा अदर पेबल की वजह से 700, और अदर पेबल क्रेडिट होगा पीपीई की वजह से। और कुछ पता है? यही सीडी बैलेंस रखो। हाँ, सीडी बैलेंस 40। अच्छा इसका नहीं, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। 47,400, क्योंकि हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, प्लस कर दें तीनों को। क्या 50 अब बैलेंसिंग फिगर निकालें। वापस बोलेंगे 795 ठीक है। ये मैं न्यू पीपीईस में कैश इन्वेस्टमेंट्स में मेरे पास 5 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है? 245 और 250 आता था। नहीं, 200 तो 245 ही है ना। ठीक है, लेट इट बी। देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक है एक्विजिशंस ऑफ पीपीई। इस साल हमने कैश पे 7,905,000 के पीपीई खरीदे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन। और दूसरा हमें क्लेम मिला है इंश्योरेंस क्लेम से कितने पैसे मिले? 800। ठीक, और कोई इंटेंजिबल नहीं, कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं, फाइनेंशियल लीज पे हमने एसेट दिया है इन्वेस्टर कौन? लेसो। हमने तो कर्जा लिया है, तो जब भी हम इन्वेस्टी है, कोई और पैसे लगा रहा है तो वो फाइनेंसिंग है। जी राइट। क्या आपने लोन लेके फिर एसेट लिया है? नहीं, डायरेक्ट लीज करवाया ना। अगर आप लोन लेते आपको 245 मिलियन कैश मिलता तो आप उसको फाइनेंसिंग में दिखाते, फिर वो 245 मिलियन का आप प्लांट खरीद देते तो आप उसको इन्वेस्टिंग में दिखा के कैंसिल आउट कर देते। सही, लेकिन आपने तो डायरेक्टली एसेट लिया है तो इस तरह लोन नहीं लिखेगा। यहां तो कैश है ही नहीं। कितना है ये?
सिर्फ ये दो, उसको भी नहीं करा। ये आ गया कैश यूज्ड इन investing activities. Last one. Cash flow from financing activities. Financing activities is all about movement and equity and liabilities. क्या हमने एक साथ में न्यू शेयर इशू की? यस। तो हमने याद रखना है प्रोसीड्स ऑफ राइट्स इशू। ओवरऑल अभी आपके पास जो इक्विटी है दैट इज 9000, ओपनिंग थी 6000, इसमें 2000 का बोनस, तो 1000 आ गया। रिटेन अर्निंग्स के थ्रू आपने कैलकुलेट इनफैक्ट गिवन थे डिविडेंड्स पेड, खुद इसने बता दिए हैं इंटरम डिविडेंड हमने पे किए थे 600। उसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस का कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। लीज लायबिलिटी इनफैक्ट देखिए लोन्स एंड बोरोइंग्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स पर अर्लियर 14200 और अब है डिफरेंस कितना है? कम हो गई है। So this is repayment of borrowings. Amount कितना है? 2312। लीज लायबिलिटी की लीज पेमेंट्स कैलकुलेट की थी 95। डेफर्ड टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग का कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हो गया, इंटरेस्ट पेबल हो गया, इनकम टैक्स पेबल हो गया। फाइनेंस कॉस्ट में को माइनस करो, छोड़ देते जाओ। टू डबल ये तीनों का सिर्फ ये चार 2000 ठीक हो गया। सो दिस इज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टोटल कैलकुलेट करें, तीनों का 2 आउटफ्लो 2 1 1 या 4 1 से क्या करना है। उसके बाद हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साल स्टार्ट हुआ था तो आपका बैंक बैलेंस कितना था? सही, 5620 प्लस करते हैं 775
क्लोजिंग बैलेंस कितना है? नीचे जाने के बाद ये लिमिट है। जितना हमने सवाल किया है ऐसे में तो उसको तस्वर भी नहीं करना। आपसे सिर्फ इतना होना चाहिए कि लेट्स से उसने आपसे पूछ लिया कि इस साल आपने नॉन करंट एसेट कितने खरीदे हैं कैश में, लीज की पेमेंट कितनी की है, टैक्स कितना पे किया है, इंटरेस्ट कितना पे किया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, डिविडेंड कितना पे किया है, राइट इशू से कितना पैसा आया है, एटसेट्रा। डिफिकल्टी ऐसी भी नहीं होती। नहीं, मैं अगर परसेंटेज में बोलूं तो इसका 25-30% तक मैक्सिमम मुश्किल हो सकता है। ये मैंने इसलिए FAR 2 यानी कैफ बी का भी FAR 2 लेवल का एक सवाल करवा दिया। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, ऐसा नहीं कि ये चीज हमने पढ़ी भी नहीं, लेकिन हल्का ACC का एग्जामिनर वो इतना डिफिकल्ट लेवल पे जाता ही नहीं कैम्ब्रिज, वो बिल्कुल लो लेवल पे होता है कि आपकी बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो जाए, वो इस लेवल पे आता ही नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो कैश फ्लो से घबराना छोड़ो, ठीक है? अगर हम चलिए नेक्स्ट